हम एमडी कैट के लिए रिप्रोडक्शन के चैप्टर को स्टार्ट करें। रिप्रोडक्शन जो है इसमें प्लांट से रिलेटेड जो पार्ट है वो पंजाब की बुक में दिया हुआ है और सिंध और फेडरल की बुक में अब नहीं है। तो प्लांट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। उसके बाद एनिमल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। प्लांट से रिलेटेड सबसे पहले हमने तो पहले ये पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शन जो है इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, मतलब अगली जनरेशन अपने ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है ये करैक्टर है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं किसी न किसी तरीके से। और मगर एक चीज़ ये जो नोट आपको करनी है वो ये नेसेसरी नहीं है सर्वाइवल के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी ख़त्म हो गई है कि वो अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, तो उसका अपना सर्वाइवल, उसका अपना ज़िंदा रहना ये अफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से। ठीक है। अच्छा, अब कुछ मेथड्स हैं। एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर हम ह्यूमन की एग्जाम्पल ले लें तो स्पर्म और एग जो है ये आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं। तो स्पर्म फादर से आया, एग मदर से आया, ये फर्टिलाइज़ करेंगे तो आगे जाइगोट बनेगा और इससे पूरा बच्चा बनेगा। तो हुआ क्या कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसलिए इसको सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस एक्चुअली क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनना, ये जो दो बने इनसे फिर आगे चार बनना, तो इस प्रोसेस को हम माइटोसिस कह रहे होते हैं। तो इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस इन्वॉल्व होता है और एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेल था, यही वाले सेल ने अगले अपने जैसे दो सेल बनाए, फिर जो अगले सेल थे उन्होंने अपने जैसे दो दो सेल बनाए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि पिछले सेल जो हैं उसी की इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर अगले सेल बनने हैं। तो एक्चुअली इसीलिए वो आइडेंटिकल होते हैं जो अगले ऑफस्प्रिंग होते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये है कि रैपिड है, बहुत जल्दी हो जाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मगर दूसरा जो ड्रॉबैक है, लेस अडेप्टिव है। मतलब क्या कि मिसाल के तौर पर ये इन्वायरमेंट चेंज होता जाए, और क्योंकि ये जो एक पहले सेल था ये तो ऐसे ही है जो कि पिछले इन्वायरमेंट के लिए, अब जो अगले सेल बन रहे हैं इन्वायरमेंट तो चेंज होता जा रहा है मगर वो सेल के जो करैक्टर्स हैं वो सेम है। तो क्या है, लेस अडेप्टिव है। इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है मगर इन्वायरमेंट के हिसाब से इनकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही, तो ये इन्वायरमेंट में इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जाता है। मगर ये बेनिफिशियल टू ह्यूमंस हैं। कैसे? जैसे क्लोनिंग हम एनिमल्स में करते हैं। एक जैसे हम अगर एनिमल्स बना लें, मतलब उसी की कॉपीज़ बना लें, तो वो ह्यूमन के लिए एग्जाम्पल है, उससे कमर्शियल फ़ायदे ले रहे होते हैं। या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं, उसमें क्या होता है टिश्यू कल्चर में, जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई मीडियम है, इसमें सारे हमने न्यूट्रिएंट्स दे दिए, यहाँ पर प्लांट का थोड़ा सा हिस्सा हमने रखा, पूरा प्लांट जो है ग्रो कर गया, तो क्या वो कल्चर मीडियम टेक्निक हो गई, टिश्यू कल्चर टेक्निक हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें ये किया हमने एक्चुअली कि न्यूट्रिएंट्स दे दिए एक अपनी मर्जी के इन्वायरमेंट में और हमने पूरा प्लांट ग्रो करा लिया। तो इससे हमें क्या हुआ, इससे काफ़ी हेल्प मिल गई। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बताया स्पर्म और एग जब मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे मेल का स्पर्म, फीमेल का एग, और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों मिलने के बाद जाइगोट बना लेंगे। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। मियोसिस क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मगर अगर हम स्पर्म के क्रोमोसोम देखें और एग के देखें तो 23 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 23 मिल के ही क्या बनाएंगे, 46 बनाएंगे, और आगे 46 से भी माइटोसिस होते होते पूरा जो है वो बच्चा बन जाएगा। तो अब हुआ क्या एक्चुअली, अगर यहाँ पर स्पर्म में भी 46 होते और एग में भी 46 होते, ये तो 92 बन जाते, तो नंबर ही चेंज हो जाता है। तो नंबर चेंज होगा तो जाहिर है नंबर हम नहीं चाहते नंबर चेंज हो, नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसी तरह चल सके। तो इसीलिए नंबर क्या हो जाता है, डॉटर क्रोमोसोम्स में मियोसिस के ज़रिए क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ताकि वो क्या करें आगे अपनी जनरेशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कांस्टेंट रख सकें। मगर इसमें जेनेटिक रीशफलिंग होती है मियोसिस में। मतलब क्या, जैसे मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, मियोसिस के टाइम में अपना क्रोमोसोम जो है अपनी ऐसी एक और कॉपी बना लेता है। अब ये क्या करेगा, ये वाला इसका थोड़ा सा हिस्सा ये इसको दे देगा और ये वाला थोड़ा सा हिस्सा इसको दे देगा, अपनी जेनेटिक रीशफलिंग कर लेंगे। इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से कि इनके अंदर वेरिएशंस आ जाएंगी। और जो जैसे ऊपर वाली बात हमने देखी थी कि ये लेस अडेप्टिव है, तो ये नहीं होगा, अडेप्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हर गुजरती जनरेशन के साथ वेरिएशंस आ रही हैं। तो इसको कहते हैं जेनेटिक रीशफलिंग या क्रॉसिंग ओवर, भी यही प्रोसेस का नाम है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो स्पीशी में कांस्टेंट रखता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है।
जो जीन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं और इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कि प्लांट्स में जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स क्या है, जैसे मेल में स्पर्म और एग है, तो प्लांट में भी क्या होगा, पॉलिन और फीमेल का एग होता है। तो ये जब बनते हैं तो गैमेट बनने के प्रोसेस में ऑल्दो ह्यूमन्स में तो मियोसिस है, हमने ऊपर देखा, मगर प्लांट में माइटोसिस ही होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मगर प्लांट्स में आपके यहाँ मियोसिस कहाँ होता है, तो स्पोर्स फॉर्मेशन में मियोसिस होता है। जब गैमेट्स बनने हैं प्लांट्स में तो माइटोसिस का ही प्रोसेस हो रहा होता है, मियोसिस सिर्फ गैमेट्स बनने में ह्यूमन्स में और एनिमल्स में हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हमने देखना है। सबसे पहले वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो हमने ओवरव्यू देखा था, प्लांट्स में किन मेथड से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमने देखना है। सबसे पहला मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग का क्या है मतलब है, लेयरिंग का मतलब ये है कि अगर हम प्लांट की कोई ब्रांच लें, ठीक है, ब्रांच लें प्लांट की और सॉइल में एम्बेड कर दें और पूरा प्लांट उससे ग्रो हो जाए तो ये कहलाएगा लेयरिंग। उसके बाद दूसरा क्या है, ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग क्या होता है कि अगर ये प्लांट है, इसके ऊपर एक और प्लांट रख के ग्रो करा दिया तो ये क्या होगा, ग्राफ्टिंग का प्रोसेस हो गया, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। उसके बाद क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होगा कि एक प्लांट है मगर हमने दूसरे प्लांट का कुछ छोटा सा स्मॉल पीस लिया और इसके साथ हमने ग्रो करा दिया, तो ये बडिंग का प्रोसेस है। उसके बाद स्पोर्स है। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद मेम्ब्रेन होगी, ये वाली बाहर वाली, और इस एडिशनल कवरिंग होगी, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है स्पोर। ये भी स्पोर्स फॉर्मेशन भी, ये भी सारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही प्लांट्स में आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एपोमिक्सिस एक प्रोसेस आता है। इसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो सीड बनाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, जब पॉलन और एग मिलता है तो क्या होता है, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है, और ये आगे जाके सीड बना लेगा, ठीक है, ये सीड बना लेता है। मगर इसमें क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पॉलन और एग के मिलने के बगैर ही सीड बन जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है एक्चुअली, हम अभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ होता है प्लांट में, अगर आप भी समझें, ऊपर वाला है स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरी के अंदर आप समझें 2 हैप्लॉइड सेल्स मौजूद हैं। जो 2 हैप्लॉइड सेल्स मौजूद हैं, हैप्लॉइड का मतलब वही है जैसे अब ह्यूमन में 23 जो स्पर्म थे और 23 एग, इसका मतलब हैप्लॉइड। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए तो उसको कहते हैं हैप्लॉइड। तो 2 हैप्लॉइड सेल मौजूद होते हैं, कई बार वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। तो ये भी जैसे ह्यूमन्स में स्पर्म और एग जब फ्यूज़ किया था, 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज़ किए थे तो क्या हो गया था, जाइगोट बन गया था, जो कि क्या था, डिप्लॉइड। तो यहाँ पर भी 2 हैप्लॉइड सेल मौजूद होते हैं, आपने फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड बनने के बाद वो सीड बन जाता है और पूरा फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये एपोमिक्सिस का प्रोसेस है, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस हैं, इनके आपको बस ओवरव्यू थोड़ा सा चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिटेल भी नहीं बताई, थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए ऐसे जो इंपॉर्टेंट। इसमें इन डिटेल में जाके लेयरिंग क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, ऐसे यूजुअली नहीं पूछा जाता है एमटीकैट में। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, ये मैं थोड़ी सी एडिशनल डिटेल और भी बता देता हूँ कि ये कैसे होती है। ये ऐसे हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि अगर हमारे पास गैमेट्स हों, ठीक है, जैसे गैमेट्स का क्या मतलब है कि पॉलन ग्रेन है और प्लांट का एग है, तो ये गैमेट्स हैं। अगर आइसोगैमी मतलब क्या कि जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब शक्ल देखने के हिसाब से और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के हिसाब से सिमिलर हैं, ठीक है, ये इसको कहेंगे आइसोगैमी। एन आइसोगैमी क्या होगा, ना तो शक्ल के हिसाब से ना तो फंक्शन के हिसाब से सिमिलर हो, तो एन आइसोगैमी हो जाएगा। अच्छा, ऊगैमी क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकल जो हैं वो तो ठीक हैं, एक जैसे हैं, मतलब सिमिलर हैं, मगर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से डिसिमिलर हैं, ठीक है, जो गैमेट्स हैं। अच्छा, और हेट्रोगैमी क्या होगा, हेट्रोगैमी यही है कि जो मेल स्पर्म है वो क्या हो, मेल स्पर्म मोटाइल हो, और जो फीमेल एग है वो क्या हो, नॉन मोटाइल हो और लार्ज इन साइज हो। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है कि मेल स्पर्म मोटाइल है और फीमेल जो एग है वो नॉन मोटाइल है और लार्ज इन साइज है, इसको हम कहते हैं हेट्रोगैमी, ठीक है। तो ये गैमेट्स के हिसाब से थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट करे होते हैं कि आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, हेट्रोगैमी, ठीक है। अच्छा, अब डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है कि प्लांट्स में 2 तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, या तो प्लांट स्पोरोफाइट की फॉर्म में होगा या तो प्लांट गैमेटोफाइट की फॉर्म में होगा। तो अब डिप्लोहैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल क्या मतलब है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और उसके बाद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाए, ये साइकिल चलता रहे, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फिर बन जाए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, तो ये साइकिल चलता रहे, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोहैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल, जो कि प्लांट्स में हो रही होती है।
अब अगर ये जो स्पोरोफाइट है और गेमेटोफाइट दोनों वाली जनरेशन जो है वो अगर दोनों जनरेशन सिमिलर हों तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम आइसोमॉर्फिक हैं। अगर दोनों जनरेशन जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन जो है डिसिमिलर हों तो इसको हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन से। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें क्या है, सबसे पहले देखें, सबसे पहले स्टिग्मा, उसके बाद है नीचे वाला पार्ट स्टाइल, फिर नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ये जो पार्ट है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्लांट का ये जो एग है मौजूद होता है। अब होता क्या है, देखें सबसे पहले बाहर से पॉलन ग्रेन आ जाएगा, पॉलन ग्रेन आएगा और पॉलन ग्रेन आके यहाँ पर स्टिग्मा पे आके चिपक जाएगा। फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगी, एक ट्यूब की नुमा बनेगी और ये ट्यूब ये पॉलन ग्रेन को ओवरी तक ले जाएगी जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, और इसको ये रास्ता प्रोवाइड करिए और यहाँ ओवरी में ले जाके, ज़ाहिर ओवरी में एग मौजूद है और इससे फ्यूज़ हो जाएगा, जो पॉलन ग्रेन है और एग जो है फ्यूज़ हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगी, फ्यूज़ होने के बाद ये दोनों सेल मिल जाएंगे, फिर सीड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये सीड फॉर्मेशन हो जाएगी और जो ओवरी है ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में। ठीक है, सीड कैसे बना, जब पॉलन एग मिल गया, मिलने के बाद जब ये आपस में मिलेंगे फर्टिलाइज होंगे तो वो सीड की शक्ल में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्लावर में। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक्ट एज व्हीकल, जो मेल गैमेट है जिसको हम पॉलन कह रहे हैं, व्हीकल की तरह परफॉर्म एक्ट करती है, उसको रास्ता देने की तरह एक्ट करती है। और फीमेल गैमेट जो है, जो एग है वो जो ओव्यूल में, जो ओवरी में ओव्यूल था वहाँ मौजूद है तो उसके उस तक पहुँचाने में इसकी मदद करती है। अब एक प्रोसेस है सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी क्या होता है, डोर्मेंट का मतलब यही है कि इनएक्टिव, तो सीड जो है वो रेस्ट फेज़ में चला जाता है। सीड वही है, मैंने बताया कि जब पॉलन और एग मिल जाएगा ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, तो सीड जो है डोर्मेंट हो जाए, मतलब इनएक्टिव हो जाए, रेस्ट फेज में चला जाए। क्यों, क्योंकि कुछ अनफेवरेबल कंडीशन अगर एनवायरनमेंट में आ जाए तो वो रेस्ट में चला जाएगा और ग्रो करना बंद कर देगा। और जो एम्ब्रियो है इसको ज़ाहिर है जब पॉलन और एग मिला तो एम्ब्रियो बनेगा, बाहर जा बाद में जाके सीड में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन से। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए ये सीड डोर्मेंसी में जा रहा है। अच्छा, अब जर्मिनेशन क्या है, सीड डोर्मेंसी जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएं और प्लांट नॉर्मल ग्रो करना शुरू कर दे तो जर्मिनेशन होगा। वही मेंशन है, रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड अ कम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, जब ग्रोथ जो है वो दोबारा कंटिन्यू हो गई है ड्यू टू जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सही हो गए हैं तो इसको हम कह रहे हैं जर्मिनेशन। अब एक टाइम है फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ ओवरी विच बिकम फ्रूट आफ्टर कॉल्ड फ्रूट सेटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ आपको बताया नीचे, यहाँ मैंने फ्लावर मेंशन कर दिया, सॉरी, यहाँ पर यही फ्रूट है। ठीक है, ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में और हमारे पास ये जो एम्ब्रियो है, जो पॉलन और एग जब मिल के ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो यही बात मेंशन है कि ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना यह कहलाता है फ्रूट सेटिंग। ठीक है, अब होती कैसे है, ये होती ऐसे है कि पॉलन ग्रेन जो है जो कि मेल से आया, इस ये रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है तो पॉलन ग्रेन से वो ऑक्सीजन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीजन और पॉलन ग्रेन क्या करता है कि टिश्यू ऑफ स्टाइल ओवरी टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन। ठीक है, स्टाइल ओवरी क्या थी, ये देखें, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है ये वाला, और ये ओवरी है। ये एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो उनको क्या करता है, ये जो पॉलन ग्रेन है एक तो खुद भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा स्टाइल और ओवरी को भी कह रहा है आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस करो। अब ऑक्सीजन का क्या काम है कि ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन जो है, ऑक्सीजन एक्चुअली ये करा रहा है फ्रूट सेटिंग। ठीक है, फ्रूट सेटिंग करा रहा है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ओवरी प्लस राइपेंड सीड। ठीक है, ओवरी और जो सीड है ये भी क्या करेंगे, ये भी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे ताकि फ्रूट डेवलपमेंट हो जाए। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, देखिए फ्रूट डेवलपमेंट हो रही है और फ्रूट कहाँ से बन रहा है, ओवरी से फ्रूट बन रहा है, ओवरी से बन रहा है फ्रूट। अब फ्रूट को कौन बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, एक तो पॉलन ग्रेन से आ रहा है पहला, दूसरा कहाँ से आ रहा है, स्टाइल से आ रहा है, ओवरी से आ रहा है। ठीक है, तीसरा कहाँ से आ रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से आ रहा है। और जो सीड है, सीड किससे बना था, मैंने आपको बताया कि पॉलन और एग जब मिले ये बाद में जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड भी है, ये सारे सोर्सेज हैं जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, ओवरी को कन्वर्ट कर देता है फ्रूट में। ठीक है, तो ये बात मेंशन है। अच्छा,
अब डेवलपिंग सीड जो है प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, ये जो सीड है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कुछ और हार्मोन्स हैं जैसे गैब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, ये भी कुछ और हार्मोन्स हैं जो कि किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद एम्ब्रियो डेवलपमेंट और अकोमोडेशन ऑफ फूड इन सीड। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या काम किया, फ्रूट तो बना दिया, मगर कुछ और हार्मोन्स हैं जैसे गैब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो जो है उसको और डेवलप कराते हैं, उसकी मेच्योरिटी कराते हैं और फूड को सीड में फूड को स्टोर करा रहे होते हैं। ठीक है, सीड वही है, पॉलन और एग से मिलने से जो बाद में सीड बनेगा तो उसके अंदर फूड को स्टोर कराते हैं। अच्छा, अब बाद में क्या होता है कि ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब एक टर्म है फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग क्या होता है, एक्चुअली फ्रूट तो बन गया, हमने देखा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, मगर ये स्वीट और सॉफ्ट हो, ठीक है, इसका और मेच्योरिटी हो जाए, उसको हम कहते हैं पूरे प्रोसेस को फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, अब दूसरी टर्म क्या है, क्लाइमेटेरिक फ्रूट। क्लाइमेटेरिक फ्रूट क्या है फ्रूट राइपनिंग जो है, फ्रूट राइपनिंग हमने यहाँ देखा, यहाँ पर फ्रूट राइपनिंग ये क्या है, जो फ्रूट बन चुका है, ओवरी से फ्रूट बना है, ये और स्वीट और सॉफ्ट हो जाए, मतलब और मेच्योर हो जाए, उसको उसमें एक और प्रोसेस है क्लाइमेटेरिक फ्रूट। ये क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग एसोसिएटेड विद बर्स्ट ऑफ रिस्पायरेटरी एक्टिविटी। जाहिर है जब फ्रूट राइपनिंग होनी है, वो और मेच्योरिटी होनी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी एक्टिविटी, मतलब एनर्जी, रिस्पायरेटरी एक्टिविटी वही है कि हमें एनर्जी मिले, रिस्पिरेशन से हम एटीपी ले रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और एनर्जी कैसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो तो ज़ाहिर है आ जाएगी रिस्पिरेशन से, मगर इस प्रोसेस में एक हमारे पास हार्मोन भी चाहिए होता है, एक केमिकल भी चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन। ठीक है, ये इथाइलिन एक केमिकल है, जिसको हार्मोन तो नहीं कहेंगे, केमिकल है, जिसकी मदद से क्या होता है, हमारे पास फ्रूट राइपनिंग जो है वो हो रही होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लाइमेटेरिक फ्रूट। अच्छा, जो नॉन क्लाइमेटेरिक क्या है कि फ्रूट राइपनिंग तो हो जाए, मगर विदाउट इथाइलिन, जो केमिकल था, उसके एब्सेंस में हो जाए, तो नॉन क्लाइमेटेरिक कहलाता है। ठीक है, दो चीज़ें हमने पढ़ी, क्लाइमेटेरिक क्या था, इथाइलिन जो एक हार्मोन है, और सॉरी हार्मोन नहीं, एक केमिकल है, उसकी मदद से फ्रूट राइपनिंग हो तो कहलाएगा क्लाइमेटेरिक फ्रूट। और नॉन क्लाइमेटेरिक क्या होगा कि इथाइलिन की एब्सेंस में हो जाए फ्रूट राइपनिंग तो कहलाएगा नॉन क्लाइमेटेरिक। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा, मैं ये थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि क्लियर हो जाए। हमने ये पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन जब यहाँ आके गिरता है, जब पॉलन ग्रेन मतलब कि मेल का वाला पार्ट यहाँ आके गिरेगा और ये बनाएगा पॉलन ट्यूब और नीचे चला जाएगा यहाँ पर ओवरी में एक स्ट्रक्चर है, गोल जो है मौजूद है, ओव्यूल है, इसके अंदर मौजूद होता है एग, और इससे आगे फर्टिलाइज कर जाएगा। तो पार्थिनो का और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास फ्रूट में, और जो फर्टिलाइजेशन हुई है एग और पॉलन की, ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो ये जो फ्रूट बना है एक्चुअली किसके बाद बना है, जब ये फर्टिलाइजेशन हुई है, पॉलन और एग की फर्टिलाइजेशन हुई है, उसके बाद जाके ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में। मगर पार्थिनोकार्पी ऐसा प्रोसेस है कि फ्रूट पहले ही बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब पॉलन और एग ना मिलें इससे पहले ही ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। और जाहिर जब पॉलन और एग नहीं मिलेंगे तो सीड भी नहीं बनेगा। तो मतलब क्या कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई और सीड भी नहीं बना, मगर फ्रूट बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। अब इसकी वजह क्या हो सकती है और कैसे हो सकता है, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, मतलब क्या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन ने क्या किया डायरेक्ट ओवरी को कन्वर्ट करा दी फ्रूट में, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये मेंशन है हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये चीज़ हो सकती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस में ज़्यादा हम ऑक्सीजन को फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगला टॉपिक जो है वो है फोटो पीरियोडिज्म। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बातें देखनी पड़ेंगी। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या है कि लाइट की लेंथ, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए लाइट मौजूद होती है, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ प्रोसेसेस हों। क्या मतलब, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। लाइट लाइन चेंज, जो अगर लाइट लाइन जो है चेंज हो जाए, कॉज चेंज इन प्लांट प्रोसेसेस, मतलब प्लांट के प्रोसेसेस हैं, प्लांट की ग्रोथ है वो चेंज हो जाए लाइट की लेंथ के चेंज होने से। मिसाल के तौर पर अगर डे लाइट ज़्यादा है तब और सिनेरियो होगा, अगर नाइट ज़्यादा है और डे लाइट कम है तो और सिनेरियो होगा। तो इसका मतलब ये है। अब कौन कौन से प्रोसेसेस इफेक्ट होते हैं इससे, फ्लावरिंग मतलब फ्लावर का निकलना, सीड का बनना, फ्रूट्स का बनना, सीड डॉर्मेंसी जो हम पढ़ चुके हैं, सीड का इनएक्टिव हो जाना, या बड डॉर्मेंसी, बड्स का इनएक्टिव हो जाना, जो प्लांट से थोड़ी सी आउट ग्रोथ निकली होती है वो
वो बर्ड्स होते हैं, लीफ फॉल होना या जर्मिनेशन मतलब सीड डोमेंसी या प्लांट के इनएक्टिव फॉर्म से दोबारा जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएँ और जर्मिनेट हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 7 चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं लाइट की लेंथ पे। अब इसी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, आपके ज़हन में आ रहा होगा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कम लाइट चाहिए। शॉर्ट डे है, ठीक है, कम लाइट चाहिए, मैं लाइट को चलिए पूरा लिख देता हूँ। अच्छा, लॉन्ग डे से आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ज़्यादा लाइट चाहिए। और डे न्यूट्रल सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये अपनी ग्रोथ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट करते हैं। हमने इन दो की थोड़ी डिटेल पढ़नी है। अब शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, यहाँ पर बज़ाहिर ये लग रहा है ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कम लाइट चाहिए शॉर्ट डे, और ऐसे प्लांट लॉन्ग डे जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए। बट जब और आगे स्टडीज़ की गई और आगे इन्वेस्टिगेशंस हुई तो हमें ये पता चला कि एक्चुअली ये लाइट नहीं है जो कि सूरज की है, डे लाइट जो होती है वो नहीं है, ये एक्चुअली लेंथ ऑफ डार्कनेस है, मतलब कितनी डार्कनेस है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट के जो प्रोसेसेस हैं जो इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक्चुअली जो डार्क है, डार्कनेस की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब जो लाइट है, जैसे हमने पहले क्लासीफाई किया शॉर्ट डे प्लांट, तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइट के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इनिशियली यही लग रहा था, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अगर शॉर्ट डे प्लांट होगा तो ज़ाहिर है नाइट क्या होगी या डार्कनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यही डार्कनेस है जो इफेक्ट करी है। अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, एक्चुअली लाइट ज़्यादा होगी और डार्कनेस क्या होगी, कम होगी। तो यही कम डार्कनेस जो है यही चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो डार्कनेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लाइट, ठीक है। तो इसी बेसिस पे फिर क्या नाम दिया हमने नाम दिया जो शॉर्ट डे प्लांट थे उनको लॉन्ग नाइट प्लांट नाम दे दिया। दायरा जब डे शॉर्ट होगा नाइट लंबी होगी तो लॉन्ग नाइट प्लांट दे दिया। और जो लॉन्ग डे प्लांट थे जब डे लंबा हो गया तो नाइट क्या हो जाएगी, छोटी, तो उनको हमने नाम दे दिया शॉर्ट नाइट प्लांट्स, ठीक है। तो नाम को क्या कर दिया, स्विच कर दिया। अच्छा भाई, अब क्या बात है कि हमने ये तो देखा कि लाइट और डार्कनेस जो इफेक्ट करी है, मगर सिर्फ लाइट नहीं है, लाइट की क्वांटिटी, और लाइट की क्वांटिटी हमने देख लिया एक्चुअली कि कितनी क्वांटिटी है, मतलब डे में ज़्यादा है नाइट में कम, ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब लाइट की क्वालिटी भी है, ठीक है। क्वालिटी से मतलब क्या कि मेनली हम यहाँ पढ़े होते हैं रेड लाइट को। रेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो उसकी वेवलेंथ होती है 620 टू 750 नैनोमीटर के बीच में। ये हम बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में हमने पढ़ा है जो स्पेक्ट्रम पूरा। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम के बीच में एक तो जो प्योर रेड है वो आती है 620 टू 690 के बीच में प्योर रेड आती है। मगर एक और रेड की टाइप है जो इसका नाम है फार रेड स्टार्ट हो जाती है 690 से 750 के बीच में। तो मतलब क्या कि रेड लाइट, और दो रेड लाइट 620 टू 750 के बीच में, मगर वो भी फर्दर दो में क्लासीफाई है कि 620 टू 690 के बीच में प्योर रेड होगी और 690 टू 750 के बीच में फार रेड होगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है कि व्हेन इंटरप्रेटेड बाय रेड, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट इनहिबिटेड, मतलब क्या कि जब प्योर रेड, अगर ये मैं ये रेड लिख लेता हूँ या फार रेड लिख लेता हूँ, अगर प्योर रेड हम दें शॉर्ट डे प्लांट को तो ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा प्योर रेड शॉर्ट डे प्लांट पे। तो शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट को चाहिए फार रेड। शॉर्ट डे प्लांट पे फार रेड जब पड़ेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब इसकी ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही मेंशन है जब हम फार रेड देते हैं शॉर्ट डे प्लांट को, SDP का मतलब यही है शॉर्ट डे प्लांट, तो वो फ्लावरिंग प्रमोट होती है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ऑपोजिट हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। रेड जब हम दे रहे थे शॉर्ट डे प्लांट को तो ये इनहिबिट कर रहा था। अब अगर हम रेड दें लॉन्ग डे प्लांट्स को तो ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर फार रेड हम शॉर्ट डे प्लांट को दे रहे थे तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा था, मतलब इसकी ग्रोथ करा रहा था। और फार रेड अगर हम लॉन्ग डे प्लांट को दे दें तो वो ऑपोजिट इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इफेक्ट उसमें डालेगा, उसकी ग्रोथ कम करेगा। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। अच्छा, और अभी इन्वेस्टिगेशन, एक्चुअली ये सारे हम जो पढ़ रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन के मैं आपको रिजल्ट बताता जा रहा हूँ। अब एक और इन्वेस्टिगेशन हुई, एक और तरीका हुआ जिसको कहते हैं लास्ट लाइट ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब है, अगर मिसाल के तौर पर ये अगर प्लांट है, मैं ये बना लेता हूँ ये प्लांट, ठीक है, ये अगर प्लांट है कोई, अगर इस पर हमने पहले एक लाइट दी रेड लाइट, ठीक है, उसके बाद हमने लाइट दे दी फार रेड। तो अब आप कहें पहले रेड दे दी फिर फार रेड दे दी। मैं ये आपको अब मिसाल दे देता हूँ, ये है शॉर्ट डे प्लांट। हमने ऊपर पढ़ा है कि शॉर्ट डे प्लांट को, यहाँ पर हमने पढ़ा कि शॉर्ट डे प्लांट को फार रेड जो है वो प्रमोट करती है फ्लावरिंग, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो अगर ये वाला प्लांट जो है, ये वाला प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है, इसको हमने पहले रेड दी फिर फार रेड दी। अब आपसे मैं ये पूछूं कि ये इस पर क्या इफेक्ट आएगा, हमने रेड भी दे दी फार रेड भी दे दी, ऑल्दो फार रेड जो है इसको प्रमोट करती है मगर हमने रेड भी दी है और फार रेड, तो क्या इफेक्ट आएगा, एक्चुअली फ्लावरिंग होगी। क्यों, क्योंकि बाद में फार रेड दी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखें यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट डे प्लांट के हिसाब से हम देखें तो अगर बाद में फार रेड दे रहे हैं तो फ्लावरिंग हो रही है। अगर शॉर्ट डे प्लांट में हमने पहले रेड दी शॉर्ट डे प्लांट को, ठीक है, मैं बना लेता हूँ, ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसको हमने पहले रेड लाइट दे दी, उसके बाद हमने इसको दी फार रेड,
उसके बाद हमने इसको दोबारा रेड दी, अगर लास्ट में कौन सी दी है, लास्ट में रेड दी है, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो हमें ये पता चला कि जो लाइट हम लास्ट में दे रहे हैं उसी का इफेक्ट आता है। दोबारा देख लेते हैं, अगर हमने सबसे पहले रेड दी, फिर हम दें फार रेड, दोबारा रेड दें, दोबारा फार रेड, फिर रेड दें, अगर आखिर में रेड दी है तो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट में रेड जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर दोबारा देखें, पहले फार रेड दें, फिर रेड दें, फिर एंड पे फार रेड दिए तो फ्लावरिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फार रेड ही इस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तो एट द एंड इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो लास्ट लाइट जो दे रहे हैं उसका इफेक्ट आता है, तो इसीलिए इसका नाम मेंशन है लास्ट लाइट ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब जो सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि फ्लावरिंग हो रही है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो ये किसी वजह से होगा। तो एक पिगमेंट होता है प्लांट में जिसका नाम है फाइटोक्रोम पिगमेंट है, ब्लू पिगमेंट है ये। ठीक है। अब हमने फाइटोक्रोम की थोड़ी डिटेल पढ़नी है। फाइटोक्रोम की दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन या इनएक्टिव टाइप है जिसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम 660p का मतलब फाइटोक्रोम है। ये क्या करता है कि 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा 730 में। इसने क्या किया, 660 की लाइट को एब्जॉर्ब किया, कन्वर्ट कर दिया 730 में। दोबारा थोड़ा से पीछे जाते हैं, मैंने यहाँ आपको बताया था कि 620 से 690 में क्या है, रेड है, और 690 से 750 के बीच में क्या है, फार रेड है। मैंने आपको यहाँ क्या बता रहा हूँ, 660 को एब्जॉर्ब किया है सबसे पहले, तो 660 कहाँ लाई करेगा, ये रेड में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है ये वाला प्लांट जो है रेड को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद अगला जो है वो है 730 में कन्वर्ट कर रहा है, तो 730 फार रेड में लाई कर रहा है, तो ये रेड को एब्जॉर्ब करके फार रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 660 वाला और कन्वर्ट कर देता है फार रेड में। ठीक है। और फार रेड क्या है, ये जो 730 वाला है ये एक्टिव फॉर्म है। तो हमें ये पता चला कि रेड लाइट को 660 वालों को एब्जॉर्ब करने के बाद 730 में कन्वर्ट कर दिया, और 730 का एक्टिव फॉर्म है, और ये कन्वर्जन डे टाइम पे होती है। ठीक है, लाइट की एब्जॉर्प्शन। अब 730 वाला क्या करेगा, वो एक्टिव फॉर्म थी, मैंने जैसे बताया, ये ऑपोजिट काम करेगा, ये फार रेड को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि 730 है, इसकी जो रेंज है वो फार रेड में लाई कर रही है, तो फार रेड को एब्जॉर्ब किया और इसने रेड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 660 है। और ये कब होगा, ये नाइट में होगा। तो ये आपको दोनों फिनोमेना याद रखने हैं, ये अभी आपको थोड़ा सा आगे इसकी डिटेल भी आएगी। सिंपल दो तरह के, एक 660 है, 730 है। 660 जो है ये ज़ाहिर है 660 की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट कर देगा 730 में। 660 किस में लाई कर रहा था, रेड में, ये किस में लाई करेगा, फार रेड में। ठीक है। 730 क्या है, 730 ये इससे ही इंडिकेट हो रहा है कि 730 को लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट कर देगा 660 में। 730 का है फार रेड है, 660 का है रेड है, और 660 जो है जहाँ भी आएगा वो इनएक्टिव है, और 730 जहाँ भी आएगा ये है एक्टिव। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अभी जो इंटर कन्वर्जन हो रही है, ठीक है, 660 से 730, 730 से 660, ये क्लॉक फॉर प्लांट है, मतलब प्लांट को बताती है कि लाइट मौजूद है या नहीं। मतलब क्या कि 730 में जब बनेगा, मैंने आपको बताया कि 660 से 730 की कन्वर्जन कब होती है, डे टाइम में। ठीक है। तो जब भी 730 ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो प्लांट को पता चल जाएगा कि ये डे टाइम है। और 730 से 660 कन्वर्जन कब होती है, नाइट में। तो जब 660 ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा प्लांट को पता चल जाएगा नाइट है। तो इसलिए क्लॉक फॉर प्लांट है, वर्ल्ड मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग लाइट और डार्क। जैसे 730 होगा तो डे है मतलब, और 660 ज़्यादा होगा तो नाइट। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैकेनिज़्म ऑफ फाइटोक्रोम है। मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि रेड लाइट जो है वो प्रमोट करती है फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में, और फार रेड जो है वो क्या करती है, प्रमोट करती है शॉर्ट डे प्लांट में। तो रेड लाइट लॉन्ग डे प्लांट में प्रमोट करेगी तो इनहिबिट करेगी शॉर्ट डे प्लांट में, ऑपोजिट होगा। आप एक याद रख लें, बाकी आप दूसरा ऑपोजिट कर लें। अब इसका वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि रेड लाइट जो है ये प्रमोट करी है फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में। तो रेड लाइट मैंने बताया जैसे कि ये कब है, डे टाइम में मौजूद है, और डे टाइम में क्या हो रहा है, 660 से 730 का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, 660 से 730 का कन्वर्जन हो रहा है, और 730 क्या है एक्चुअली, 730 जो है ये है फार रेड। ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है 660 से 730 में, ठीक है, ये क्या करिए, 730 जो बन रहा है प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, और डिक्रीज़ कर रहा है फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट। हुआ क्या, 660 मैंने आपको बताया जब भी 730 में कन्वर्ट होगा तो रेड लाइट की मौजूदगी में होगा। और रेड लाइट कब आएगी, रेड लाइट तब आएगी जब डे टाइम होगा। ठीक है, रेड लाइट कब आई, जब डे टाइम हुआ। और रेड लाइट ने ये क्या किया, ये कन्वर्जन हमारे पास ये रेड लाइट से चलेगी फार रेड में। तो ये क्या करी है एक्चुअली, ये जब डे टाइम में है तो इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या करी है, ये प्रमोट करी है, और शॉर्ट डे प्लांट को इनहिबिट करी है। और शॉर्ट डे प्लांट के लिए पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट।
अच्छा भाई, अब रोल ऑफ अदर फैक्टर्स, अब अगले कुछ और फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, जो कि प्लांट की फ्लावरिंग वगैरह इन सबको प्रमोट करें। क्या फैक्टर्स हैं? टाइम मेजिंग फिनोमेना इन प्लांट जो है नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन इंटर कन्वर्जन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट कैसे पता चलता है लाइट है, कैसे पता चलता है डार्क है, कि लाइट में जैसे हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा है, अच्छा भाई यहाँ पर हमने पढ़ा है कि 7:30 जब ज़्यादा होता है तो प्लांट को पता चल जाता है क्या है, डे टाइम है। जब 6:60 ज़्यादा होता है प्लांट को पता चल जाता है नाइट है। तो कुछ और फिनोमिना भी हैं जिससे प्लांट पता लगा सकता है कि लाइट है डार्क है। क्या कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लाइट, या डायरेक्टली लाइट से पता चल जाए लाइट है या नहीं, इससे भी प्लांट पता लगा सकता है। दूसरा लेंथ ऑफ डार्क और लाइट, या कितनी लेंथ ज़्यादा है, मतलब कितना डे टाइम ज़्यादा है, कितना नाइट टाइम ज़्यादा है। तो इनकी मदद से भी प्लांट क्या कर सकता है, पता लगा सकता है कि लाइट है या डार्क है। अच्छा, अब जो फाइटोक्रोम्स हैं जो मैंने आपको बताया है, फाइटोक्रोम्स जो ऊपर हमने डिस्कस किया, ब्लू पिगमेंट, ये हमने रिसर्च से ये पता चला कि सीम टू बी इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ लाइट और डार्क, ठीक है। इनका क्या काम हो सकता है कि ये डिटेक्ट करते हैं कि लाइट है या डार्क है, मतलब डे टाइम है या नाइट है। अच्छा, एक और केमिकल है, इसका नाम है फ्लोरिजिन। ये क्या है एक्चुअली, जो फाइटोक्रोम है, ठीक है, फाइटोक्रोम कौन सा, जो P730 है, लॉन्ग डे प्लांट में होता है, और P660 है, ये शॉर्ट डे प्लांट में होता है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या करता है फाइटोक्रोम, ये फाइटोक्रोम जो है फ्लोरिजिन एक केमिकल है लीफ के अंदर, उसको क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है फ्लोरिजिन को, और फ्लोरिजिन ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के जरिए चला जाता है फ्लोरल बड में, और उनकी ग्रोथ कराता है। होता कुछ ऐसे है कि अगर मिसाल के तौर पर प्लांट है, उसके फ्लोएम है, तो फ्लोरिजिन ये लीफ है, लीफ से फ्लोरिजिन एक्टिवेट हुआ फ्लोएम के जरिए। यहाँ पर अगर बड है कि आउट ग्रो होता है, जैसे फ्लावर ने निकलना है, फ्लोरल बड ऐसा कुछ होता है, जैसे फ्लावर निकलता है, तो ये वहाँ जाके एक्ट करेगा और फ्लावर को एक्टिवेट कराएगा। तो फाइटोक्रोम जो है, चाहे वो लॉन्ग डे प्लांट का हो जो कि P730 है, या शॉर्ट डे प्लांट का हो जो P660 है, दोनों क्या करते हैं, फ्लोरिजिन को एक्टिवेट करते हैं लीफ में। फ्लोरिजिन फ्लोएम के जरिए चला जाता है फ्लोरल बड में। फ्लोरल बड ऐसी चीज़ है, ऐसी आउट ग्रोथ है, इससे फ्लावर ने बनना है, और उसको एक्टिवेट करके उस पर एक्ट करता है और फ्लावर को बनाता है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटोप्रोडिज्म। हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेना है, क्रिटिकल वैल्यू का। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, देखें, अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, उस टेस्ट में पासिंग स्कोर था 40, ठीक है। अगर किसी बच्चे का है 39, तो वो क्या होगा, फेल, ठीक है, चाहे एक स्कोर भी कम हो। तो ऐसा बॉर्डर लाइन, ऐसा स्कोर जो पास और फेल को डिसाइड कर रहा है, वो कहलाएगा क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई टेस्ट है, उसका पासिंग स्कोर है 60, और किसी बच्चे के इवन 59 भी आए, तो क्या हो जाएगा, फेल। तो ऐसा स्कोर जो कि पास और फेल को डिसाइड कर रहा है, वो क्या है, क्रिटिकल वैल्यू। तो 60 क्या हो जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू। तो अगर मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें पासिंग स्कोर 40% है, 40 है, तो उनका क्रिटिकल वैल्यू 40 होगा। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं इनका पासिंग स्कोर क्या है, 60% है, तो उनकी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, 60%। तो ये वेरी करता है टेस्ट टू टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं प्लांट का क्रिटिकल वैल्यू का, वो भी वेरी करेगा, ठीक है, वो फिक्स नहीं होगा, हर प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। वो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी वैल्यू जिससे चेंज हो जाए पूरा फिनोमिना, वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी। अच्छा भाई, अब प्लांट के हिसाब से पढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपको ये ना भी समझ आए, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होगी। जैसे मिसाल के तौर पर उनको 10 घंटे लाइट चाहिए किसी प्लांट को, तो 10 घंटे उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू है। अगर 10 से कम उसको 9 मिलेगी, तो वो अपना काम, अपने फ्लावर की ग्रोथ जो है और लीफ फॉल, जितने भी हमने 7 फैक्टर्स पढ़े, वो नहीं कर पाएगा। तो ये 10 घंटे उसके लिए क्या है, लाइट जो है एक क्रिटिकल वैल्यू है। अगर मिसाल के तौर पर शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए, लाइट की ज़्यादा अगर है, उसको वैल्यू चाहिए, ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, उसको डार्कनेस चाहिए मिसाल के तौर पर 12 घंटे की, तो 12 घंटे इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू, इवन 11 घंटे भी मिले तो ये अपना काम नहीं कर सकेगा। तो ऐसी मिनिमम वैल्यू जिसमें लॉन्ग डे प्लांट्स को ज़्यादा लाइट चाहिए, उस स्पेसिफिक अमाउंट मतलब उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम की लाइट चाहिए हो, या शॉर्ट डे प्लांट को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम की डार्कनेस चाहिए हो, तो उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम को हम कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ मेंशन की है, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो ये भी वही है। अच्छा, वो लेसर देन और ग्रेटर देन साइन से समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैंने इसलिए आपको डायरेक्टली बताया। अच्छा, अब शॉर्ट डे प्लांट जो हैं उनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, हमने ऊपर देख चुके हैं। अब होता क्या है कि इसमें फ्लावरिंग जो इंड्यूस होती है लॉन्गर पीरियड जो है वो डार्कनेस का, ठीक है, ज़्यादा डार्कनेस आई, इससे फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। और डार्कनेस कितनी क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा, मिसाल के तौर पर इनको डार्कनेस चाहिए थी 10 घंटे की, तो 10 घंटे या इससे ज़्यादा जब डार्कनेस होगी तब इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। जैसे टोबैको प्लांट की 10 से 11 घंटे जो डार्कनेस हो, तब टोबैको प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। अच्छा, अब जो डे
शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ, अगर डे को हमने मिसाल के 10 घंटे चाहिए थे, हमने 9 घंटे कर दिए, तो क्या होगा, वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब लॉन्ग डे प्लांट्स की अगर बात करें, ये लॉन्ग डे प्लांट्स है, उसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट्स। ठीक है, शॉर्ट नाइट प्लांट्स इसका दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि जब दिन लंबा होगा तो नाइट छोटी हो जाएगी। तो क्या होगा कि इनको ज़्यादा लाइट चाहिए और कम डार्क चाहिए। तो अगर मिसाल के तौर पर डार्कनेस इनको चाहिए 9 घंटे की, तो क्या है, डार्क लेंथ के हिसाब से क्रिटिकल वैल्यू है। अगर लाइट इनको चाहिए 15 घंटे की, या आप कह लें 16 घंटे की, तो क्या है, 15 घंटे 16 घंटे जो ये अमाउंट ऑफ टाइम है इनके लिए क्रिटिकल लेंथ है। तो अगर इनकी लॉन्ग डे प्लांट की डार्कनेस के हिसाब से बात करें, तो डार्कनेस का जो पीरियड है इनको शॉर्टर चाहिए, वो शॉर्टर पीरियड जितना भी हो वो क्रिटिकल लेंथ कहलाएगा। और जो लाइट का डे लेंथ का पीरियड इनको लॉन्गर चाहिए, और जितना भी घंटे हो वो कहलाएगा क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, डे लेंथ के हिसाब से। अब डे न्यूट्रल प्लांट तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, और कुकम्बर और टोमेटो इसकी एग्जाम्पल है। एक टर्म है एटियोलेशन। ये क्या होता है, अगर प्लांट को विदाउट लाइट ग्रो कराया जाए, ठीक है, आर्टिफिशियली ग्रो करा दी विदाउट लाइट, तो प्लांट्स क्या होंगे, एक्सट्रीमली लॉन्ग, बहुत लंबे प्लांट होंगे, और वो क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इस टर्म का मतलब ये है। बस ये लास्ट चीज़ है इसमें क्या है कि फाइटोक्रोम क्या होता है कि हम ऊपर देख भी चुके हैं, और थोड़ा सा और देख लेते हैं फाइटोक्रोम एक्चुअली फंक्शन क्या करता है। ये क्या करता है, ये जर्मिनेशन मतलब ग्रोथ कराता है प्लांट की। ग्रोन फ्रॉम डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है, इनएक्टिव पीरियड, ऐसे पीरियड जिसमें फेवरेबल कंडीशन ना हो, प्लांट इनएक्टिव हो जाए, उससे प्लांट की ग्रोथ कराता है। और किससे ग्रो कराएगा, रेड लाइट की मदद से। रेड लाइट जब आती है डे लाइट में, तो उससे हमने पढ़ा था, डे लाइट में रेड लाइट आती है और वो पूरी कन्वर्जन होती है, तो वो जर्मिनेशन ऐसे होती है। दूसरा क्या है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है, लाइट कंट्रोल डिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, जो लाइट जो है वो कंट्रोल करती है फॉर्म, मतलब प्लांट कैसे बनना है, और इसका स्ट्रक्चर जो है ये सारा लाइट की मदद से होता है। और फाइटोक्रोम क्या करता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए फाइटोक्रोम का इसमें रोल आया था। जैसे फॉर्म स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो बनना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है उसका बनना, उसके बाद ग्रीनिंग होना, प्लांट का ग्रीन होना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्लांट के फॉर्म में और प्लांट के स्ट्रक्चर्स में प्रॉपर जैसे प्लांट दिखता है, बनता है, और पूरे इसके फंक्शंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी फाइटोक्रोम का रोल होता है, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म कराता है। अच्छा, अगला टॉपिक जो है वो वर्नलाइजेशन का है। ये क्या होता है, ये स्प्रिंग के मौसम में होता है, मतलब जिसको मौसम में बहार भी कहते हैं, और समर के बाद ये स्प्रिंग का जो सीज़न आता है, तो उसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें होते क्या है, बाइनियर्स और पेरिनियल प्लांट्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं, देखें, एक तो एनुअल प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, एक साल में एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक बाइनियल प्लांट्स होते हैं जो कि एक साल में 2 लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और एक पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो कि एक साल में 2 से भी ज़्यादा लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाइनियल्स और पेरिनियल प्लांट जो है वो करते हैं ये वनलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि फ्लावर जो है इसको एक्सपोजर देते हैं लो टेम्परेचर का। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं वनलाइजेशन। अब होता क्या है, डिक्रीज टेम्परेचर, कम टेम्परेचर जो है, जो कि एक शूट है, अगर शूट का अपेक्स जो टॉप पार्ट है वो डिटेक्ट करता है, यंग स्टेम का जो शूट का जो टॉप पार्ट है जिसको अपेक्स कह रहे हैं, या तो एम्ब्री ऑफ सीड है, ये डिटेक्ट करता है कम टेम्परेचर को, और इससे क्या होता है कि फ्लावर को हम ग्रो करा रहे होते हैं इस तरह। अब ड्यूरेशन जो है कितने टाइम तक देते हैं, कम टेम्परेचर 4 दिन से लेकर 3 महीने तक ये वेरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट प्लांट टू प्लांट। और कितने टेम्परेचर, अराउंड 4 सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट हैं। अब कम टेम्परेचर देने से होता है ऐसा क्या है कि उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, तो वनलिन एक हार्मोन है वो रिलीज़ होता है जो कि वनलाइजेशन पे कराता है, और ये एक टाइप ऑफ जिबरेलिन जो हार्मोन हमने पढ़े हैं उसके एक टाइप वनलिन है। ठीक है, एनुअल प्लांट, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट में बता चुका हूँ।